हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 47, है ना। अभी हमने पिछले सेगमेंट में 46 की स्टडी की थी और इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। जो पाथवे है वाटर एब्जॉर्प्शन का, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सिम्प्लास्ट वाटर मूवमेंट, ठीक है। सिम्प्लास्ट वाटर मूवमेंट को हम इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी हमने इसमें कुछ डायग्रामेटिक स्टडी करनी है और ये हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो स्टडी की थी वो एपोप्लास्ट मूवमेंट की स्टडी की थी। मैंने वो डायग्राम एज इट इज़ अभी बनाए रखा है क्योंकि अभी अभी हमको सिम्प्लास्ट की भी स्टडी करनी है। हम एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके हैं एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट क्या होता है। एपोप्लास्ट के बाद में अब हम सिम्प्लास्ट की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सिम्प्लास्ट वाटर मूवमेंट। अब सिम्प्लास्ट का मतलब क्या होता है? सिम का मतलब होता है एडजॉइनिंग या एसोसिएट, जुड़ा हुआ। और प्लास्ट का मतलब क्या होता है? प्लास्ट का मतलब होता है जीव द्रव। मतलब कि जब वाटर का जो मूवमेंट होने जा रहा है वहाँ साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा होना चाहिए। और हम ये भली भांति जानते हैं कि जो मिडिल लेमेला और ये जो दोनों सेल वॉल आपस में कनेक्ट होती हैं, इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल में सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ये हमने सेल वॉल में भी पढ़ा था। एनसीईआरटी के कई हिस्सों में इसका प्लाज्मोडेस्माटा का जिक्र है। तो प्लाज्मोडेस्माटा को दिमाग में अच्छे से याद रखना। प्लांट सेल में ख़ास तौर से जहाँ पर कि प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो सेल लिविंग होती हैं, जिनमें प्रोटोप्लाज्म होता है, वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए आपस में कनेक्टेड होती हैं। वो एक माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ डेस्मोटिब्यूल्स, जो कि एसीआर के मॉडिफिकेशन होते हैं, वो सब्सटेंस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर वाटर और मूवमेंट अगर प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जा रहा है, ऐसा जल खनिज अभिगमन या वाटर मूवमेंट सिम्प्लास्ट मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इसे जीवित जल खनिज अभिगमन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल एक पादप कोशिका से दूसरी पादप कोशिका में दूसरी पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा
से होता हुआ अभिगमन करता है। अभिगमन करता है। इसे जीवित जल खनिज अभिगमन भी कहा जाता है, क्योंकि जल एक पादप कोशिका से दूसरी पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ अभिगमन करता है। ठीक है। अच्छा, यस, इसके द्वारा कम मात्रा में जल अवशोषण होता है। क्योंकि इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होते हैं। अवरोध, वेरियस, पाए जाते हैं। अवरोध का भी इसमें मिलते हैं। अच्छा, इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? तो ड्राइविंग फोर्स ये है कि ये है सॉइल वाटर, है ना। सॉइल वाटर का एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर है ये 1 atm, और ये रूट हेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर है 2 to 3 atm। तो यहाँ एंडोऑस्मोसिस होगी। क्या होगी? एंडोऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है। अंदर रूट हेयर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर वाटर का मूवमेंट होगा। तो लिख सकते हैं इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक बल एंडोऑस्मोसिस द्वारा उत्पन्न होता है। जो एक पुशिंग फोर्स के रूप में जाना जाता है। यह कुछ दूरी तक छोटे शाकीय पौधों में छोटे पौधों जैसे घास आदि में जल स्थानांतरण करा सकता है।
छोटे पौधों में ये पुशिंग फोर्स है, कम दूरी तक ये मूवमेंट करा सकता है ऐसा। प्लाज्मोडेस्माटा का इसमें अहम रोल होता है और इसी के ज़रिए एक सेल से वाटर दूसरी सेल में मूवमेंट करता है या ट्रांसफ़र करता है। क्लियर? इसके बाद में हम देखें ओके, तो छोटे पौधे जैसे घास आदि में ये जल स्थानांतरण करा सकता है। इसमें जड़ों की कोशिका सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। भाग लेती है, जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। क्लियर? और एपोप्लास्ट में क्या था, वहाँ वो निष्क्रिय तरीके से संपर्क कराते हैं। तो आगे अगर मैकेनिज़्म पढ़ी जाए, वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज़्म होती है वो पैसिव एंड एक्टिव दो तरीके की होती है। पैसिव जो होता है उसमें जड़ें निष्क्रिय रूप से काम करती हैं, उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। लेकिन जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है एंड नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम इस पर भी एक टेबल के फॉर्म में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सक्रिय रूप से भाग लेती है ना। यह है अवशोषण। अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण की श्रेणी में आता है एक्टिव, क्योंकि जड़ें सक्रिय रूप से भाग ले रही। ये बात अलग है कि ज़रूरत पड़ने पर ही इसके ज़रिए एटीपी खर्च की जाएगी, अन्यथा यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती। तो ये अब बड़ी ख़ास बात है वो ये है कोशिका द्रव्यीय अभिगमन। कोशिका द्रव्यीय अभिगमन है ना, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इस अभिगमन में सहायक होता है, ठीक है। और इस स्ट्रीमिंग को हम स्टडी भी कर सकते हैं, वो है हाइड्रिला की लीफ के अंदर। हाइड्रिला में अध्ययन किया जा सकता है इसे से मतलब साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हाइड्रिला लीफ सेल में अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा
हाइड्रा की लीफ के ज़रिए इसमें हम मूवमेंट को स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? एनसीईआरटी ने कुछ और भी शब्द कहे हैं। उसमें ये कहा है कि क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट को भी हम यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं इसी हाइड्रा की लीफ में। कह सकते हैं इसके अंदर हाइड्रिला में कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट अभिगमन अध्ययन कर सकते हैं। अभिगमन अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर? ये तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ ऐसे है, जैसे ये सेल है, एक सेल, लीफ की ही सेल मान लो, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑलवेज अरेंज्ड इन पेरिफेरल रीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ऐसे तो ये हम मान सकते हैं कि वैक्यूल होगी और ये है क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ये मेसोफिल सेल मान लो, लीफ की सेल मान लो, और ये क्लोरोप्लास्ट। तो आप जब देखते हो कि इस साइटोप्लाज्म में मूवमेंट चल रहा है, तो ये साइटोप्लाज्म मूवमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि पेरिफेरल पार्ट भी मूवमेंट शो करेगा। तो इस तरीके से हम क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट को स्टडी कर सकते हैं। हालांकि क्लोरोप्लास्ट के लिए कहा जाता है कि जब वो क्लोरोप्लास्ट लाइट की इंटेंसिटी के बेसिस पर भी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल मूवमेंट को शो करता है। कहा जाता है कि जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, पौधे पर लाइट ज़्यादा पहुंचती है, तो वो ऐसे परपेंडिकुलर अरेंज हो जाता है। जैसे एक वॉल है तो उसमें इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो जाएगा, और अगर इंटेंसिटी कम है तो वो इस तरीके से मूवमेंट को शो करता है। यहाँ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म मूवमेंट कर रहा है तो सेल ऑर्गेनेल का भी मूवमेंट वहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसा एनसीईआरटी कह रही है, और ये कहीं ना कहीं ये क्लोरीन कायमाटस सेल, क्लोरीन कायमा, एक क्लोरीन कायमा की सेल है जो इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को संपन्न कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये कहीं ना कहीं एक्टिव मतलब सिम्प्लास्ट मूवमेंट है। एपोप्लास्ट को हमने समझ लिया, ठीक है। सिम्प्लास्ट हमेशा सिम्प्लास्ट होता है, चाहे वो कॉर्टेक्स में हो, चाहे वो एंडोडर्मिस पार्ट में हो, है ना। तो एक लाइन हम स्टार बना के लिख सकते हैं, क्या? एपोप्लास्ट तथा सिम्प्लास्ट दोनों अभिगमन एंडोडर्मिस भाग में सिम्प्लास्ट मूवमेंट
गति दर्शाते हैं। अच्छा, यहीं पर लिख लेते हैं, जाइलम भाग में यह गति एपोप्लास्ट मानी जाती है। ऐसे जैसे ही जाइलम रीजन में चला जाएगा तो यहाँ ये एपोप्लास्ट मूवमेंट होगा, और इस जगह चाहे एपोप्लास्ट हो चाहे सिम्प्लास्ट हो, वो सिम्प्लास्ट फॉर्म में आ जाएगा। वजह ये है कि इसमें कैस्पेरिन पट्टी है, और कैस्पेरिन पट्टी की वजह से यहाँ मूवमेंट सिर्फ इसी रास्ते से होगा, कोई दूसरा इस जगह रास्ता नहीं है। तो ये चीज़ है ना। अब इसे अगर और भी तरीके से समझाया जाए तो तरीका ये है कि हमें रूट की थोड़ी सी एनाटॉमी देखनी पड़ेगी, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि रूट की एक बार एनाटॉमी आप लोग यहीं पर देख लें, यहीं पर समझ लें, जिससे कि और बात क्लैरिफाई हो जाए। मैं आपको रूट की एनाटॉमी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्लियर। ऐसे तो आपको ये मूवमेंट क्लैरिफाई हो जाए। जैसे एक ये रूट है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर है एक साइड में ये स्टील रीजन है। अब इसमें ये हम देख रहे हैं एक्सार्क वैस्कुलर बंडल, ऐसे, ठीक है। इनके बीच बीच में हमें दिख रहा है ये पित्त रीजन, एक रूट का पित्त भाग। इसमें हम देखें तो यहाँ पर है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फिर मेटाजाइलम, फाइनली मेटाजाइलम। तो ये है प्रोटोजाइलम, इस तरीके से मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम आप इससे ना भी बनाए चलेगा, एक बार समझने की ज़रूरत है। यहाँ है प्रोटो मेटा, ठीक है। इस तरीके से ये जाइलम पार्ट, इस जगह है फ्लोएम। से डाइकॉट की ये पोजीशन है, एनसीईआरटी में भी है ऐसे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये है एंडोडर्मिस। क्या है? एंडोडर्मिस। ऐसे कुछ इस तरीके से। ये एंडोडर्मिस पार्ट, ठीक है। ये इसका एपिब्लेमा रीजन है।
कुछ इस तरीके से ऐसे। अब यहाँ है यूनिसेलुलर रूट हेयर, सपोज वो इस जगह है ऐसे, तो ये है इसकी क्या, एपिब्लेमा। अब पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब होके इस पॉइंट तक आना है, ठीक है, और यहाँ से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाएगा। इसमें लगभग एक जैसी यहाँ कॉर्टेक्स की लेयर होती हैं, आप देखें इस तरीके से, लाइक दिस, दे आर सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। ये कहीं ना कहीं वो रैंडमली अरेंज्ड होती हैं, कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता है। ये इसका कॉर्टेक्स रीजन, क्या है, कॉर्टेक्स रीजन, ऐसे, लाइक दिस। इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, नो डाउट, क्लियर। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे तो सिम्प्लास्ट मूवमेंट कैसे होगा। ये एपिब्लेमा है, ये कॉर्टेक्स। अब ये एंडोडर्मिस। अब इस एंडोडर्मिस में खास बात क्या है, ये पैसिव सेल है, देखो ये पैसिव सेल है, यहाँ इसमें कैस्पेरिन पट्टी है, ये इस जगह, यहाँ इसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप, ये यहाँ तक ले लो, ये इसको पैसिव सेल मान लेते हैं, ये कैस्पेरिन स्ट्रिप, लेकिन इसमें नहीं है, इसे मार्ग कोशिका कहेंगे हम। यहाँ से चलो इस तरीके से, तो ये मार्ग कोशिका यहाँ हो गई, ये यहाँ हो गई, ये यहाँ हो गई। एक बार फिर से मार्ग कोशिका को खास तौर से हाईलाइट करते हैं। ये है मार्ग कोशिकाएँ जिनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं है, ध्यान से देखो, दे आर पैसिव सेल। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, बाकी में हम कैस्पेरिन स्ट्रिप देख रहे हैं। अच्छा जी, तो इसमें हम देखेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये कौन है, ये है रूट हेयर। कौन है, रूट हेयर। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एपिब्लेमा। एपिब्लेमा मतलब यूनिसेल वन सेल थिक है, और ये वन सेल थिक है और अपर मोस्ट लेयर है। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेल्युलर, ये। अच्छा, ये पूरा का पूरा रीजन कौन है, कॉर्टेक्स। क्या है, दिस इज कॉर्टेक्स, ऐसे। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंस है। ये यहाँ पर इंटरसेलुलर सेल्युलर स्पेस भी आपको नज़र आ रहा है। अब ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप, सुबेरिन युक्त, किसके युक्त, सुबेरिन युक्त, ऐसे, जो जल के लिए अपारगम्य है। तो ये कौन हो गई, ये है एंडोडर्मिस, क्लियर। ये है पैसेज सेल, पैसेज सेल, या कहें तो
मार्ग कोशिका। क्या है ये? मार्ग कोशिका है। क्लियर? अब ये देखिए, ये अपने काम की चीज़ है। ये हैं ये कौन है? प्रोटोजाइलम। ये है प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम। ये कौन है? मेटाजाइलम। इसी को हम कहते हैं जाइलम। और जाइलम ही जल खनिज को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और इस हिस्से को हम मान सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने आपको एक चीज़ नहीं बताई, वो है पेरिसाइकिल। क्या? तो पेरिसाइकिल की कपल ऑफ लेयर्स ऐसे एंडोडर्मिस के नीचे अरेंज होती है। हम एक ही लेयर बना रहे हैं आपके लिए। तो ये है पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के ठीक नीचे, और ये है इसका फ्लोएम। तो फ्लोएम से अभी कोई हमें ज़्यादा लेना नहीं। इसके लिए जरिए फूड का ट्रांसलोकेट होता है बाई डायरेक्शन में, और जाइलम जो करता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स। अब आप देखिए, ये सॉइल वाटर है। यहाँ से जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है, देखो ध्यान से, अगर वो इंटरसेलुलर स्पेस से होता हुआ चला आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसे आना कहाँ पड़ेगा? इस मार्ग कोशिका में। यहाँ से कहाँ आ गया? ये प्रोटोजाइलम रीजन में आ गया। अगर वाटर का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से ऐसे सेल टू सेल, अगर सेल टू सेल चला आ रहा है तो ये कौन सा हो गया? तो ये कौन सा हो गया? सिम्प्लास्ट मूवमेंट। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस से होता आ रहा है, ये तो हो गया एपोप्लास्ट। क्या हो गया? एपोप्लास्ट। और ये जो सेल टू सेल आ रहा है, ये कौन हो गया? सिम्प्लास्ट। तो मैंने आपको हर एंगल और हर एक्सिस से इसे समझाने की कोशिश की है। अब मैंने रूट भी आपके सामने बना दी, हालांकि ये एनाटॉमी में बनाई जाती है, आपको समझ में आए इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या किया है? ये एपिब्लेमा लिया, एक ऊपर की सेल ली, पूरी कॉर्डेक्स से एक सेल ले ली, फिर एंडोडर्मिस की मार्ग कोशिका ले ली। देखो यहाँ कैस्परिन पट्टी बाकी जगह तो नज़र आ रही है, लेकिन आपको मार्ग कोशिका में नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब होता क्या है? अब आप सोचिए, यहाँ से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है ये इस वेस्कुलर बंडल पे आएगा, इस साइड से जो एब्जॉर्ब होके आएगा वो यहाँ से एंटर होगा, इस साइड से जो एब्जॉर्ब होके आएगा वो यहाँ से एंटर होगा, इस साइड से एब्जॉर्ब होकर आएगा वो इस मार्ग कोशिका से ही एंटर होगा। बाकी किसी जगह से ये एंट्री पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैस्परिन स्ट्रिप इस वाटर और मिनरल के लिए इम्परमेबल है, और इसलिए दूसरी जगह से वाटर की एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, और इस जगह से यहाँ आ सकता है। इन्हीं चार रास्तों से पानी की एंट्री रूट के इनर पार्ट में होती है, और इस पूरे रीजन को जो पेरिसाइकिल के अंदर का भाग है इसे हम रंभ भाग कहते हैं। और ये जो आप वैस्कुलर बंडल देख रहे हैं उसको हम 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस होती है, इसलिए 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ डाइकॉट। एनसीईआरटी ने लिखा है, हालांकि उसमें कहा गया है 4 to 6, और मोर देन 6 रेडियल वैस्कुलर बंडल कैरेक्टर है किसका? वो है अपने मोनोकॉट का। तो सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट को मैंने हर एंगल हर एक्सिस से एक्सप्लेन किया है। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लैरिफाई हो रही होंगी। अब मैं यहाँ से आपको एक और सेगमेंट में ले चलता हूँ। एक पुराना बैक सेगमेंट है एनसीईआरटी के अंदर, तो उसे समझें। वो सेगमेंट क्या है?
ये आपको एक परासरण वाला हिस्सा है, उसमें एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, है ना। वहाँ कई क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है कुछ इस तरीके से। ये दो चैम्बर बनाए गए ऐसे, लाइक दिस, है ना। अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई गई है इस जगह ऐसे ऐसे। ये तो एक तो ए चैम्बर है एंड ये बी चैम्बर है। ए चैम्बर में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम है। ये सॉल्यूट से, बाकी पानी भरा हुआ है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उससे हायर दिखाया गया है, मैक्सिमम सॉल्यूट्स दिखाए गए हैं इस डायग्राम में। क्लियर? ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, लगभग ऐसे ही है। तो ये है क्या, ये हैं सॉल्यूट्स। क्या हैं? सॉल्यूट्स, सॉल्यूट। और ये वाटर मान लो, सॉल्वेंट मतलब वाटर, ठीक है। सॉल्यूट मतलब शुगर मान लो। ये अब ये दो चैम्बर है, ये कौन है? ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कायदे से सिर्फ वाटर के मूवमेंट को परमिट करेगा, अदर किसी मूवमेंट को परमिट नहीं करेगा। तो सॉल्वेंट यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ ज़्यादा हैं? वाटर के मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिवली ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सॉल्यूट्स हैं, हालांकि अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये है सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर, सॉल्वेंट। क्लियर? मैं आपके लिए कह रहा हूँ ये वाटर के मॉलिक्यूल तो इसी तरीके से मौजूद होंगे। तो सॉल्वेंट जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है, तो सॉल्यूट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वाटर का मूवमेंट क्या होगा। यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन प्रेशर है, कंसंट्रेशन क्या है कह सकते हैं? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है? हाई, ठीक है। यहाँ क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H2O क्या है? लो। इन दोनों A और B के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका dP क्या होगा? dP क्या होगा? डिफ्यूजन प्रेशर हाई होगा। इसका dP क्या होगा? dP लो होगा, ठीक है। तो जब वाटर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वाटर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। मतलब पानी यहाँ पर ए चैम्बर से बी चैम्बर की ओर पास आउट होगा, क्योंकि हाई डीपी टू लो डीपी वाटर का मूवमेंट होता है। तो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए गए थे कि इसमें वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। तो वाटर मूवमेंट होगा, वाटर मूवमेंट कहाँ होगा? मूवमेंट होगा A टू B,
ये आपका वहाँ क्वेश्चन है। दूसरा, यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है वो किसका ज़्यादा है? वाटर पोटेंशियल ए का ज़्यादा है और बी का कम है। तो वाटर पोटेंशियल is high of A and low of B चैम्बर। इसमें ये है। अब अगर यहाँ पर वाटर पोटेंशियल की बात की जाए हज़ारों में, तो मान के चलो यहाँ जो साई डब्ल्यू है, जैसे एनसीईआरटी ने दे रखा है, कुछ डिजिट है वहाँ पर, तो इसका जो साई डब्ल्यू है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू -1000 मान लो, ठीक है। इसका क्या मान लो, इसका कितना होगा, इसका साई डब्ल्यू क्या होगा, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू -2000 पास्कल मान लो, है ना, पास्कल, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर जो साई डब्ल्यू है वो हायर इसका है, लो इसका है, क्योंकि ये मोर माइनस के डिजिट को शो कर रहा है। अच्छा, इसमें मूवमेंट कब किस में होगा, तो वो ए टू बी होगा। क्या ये कभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, साम्यावस्था स्थापित कर सकते हैं? तो कहा जा सकता है कि ओबियसली जब अगर कोई नेचुरल सिस्टम होगा और वहाँ पर एक कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी, तो ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन वाटर के मूवमेंट भी एक प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। तो ओबियसली इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूट पोटेंशियलिटी कहाँ ज़्यादा है, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ओबियसली ज़्यादा होगा वहाँ पर, वहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल की भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर बात करी जाए ओपी कहाँ पर है, इसका ओपी ए का क्या है, ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर लो है। इसका ओपी क्या है, इसका ओपी है हायर, ओपी क्या होगा, इसका ज़्यादा है क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इसका ओबियसली दिख ही रहा है। तो इस तरीके से वहाँ कुछ क्वेश्चनिंग की गई है और उसके बेसिस पर हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही एक कंपैरेटिव चार्ट भी दिया गया है, उसे भी एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, एनसीईआरटी का ही है। जैसे इसी पेज पर दिया गया है, एक कंपैरेटिव स्टडी कराई गई है, उसको भी मैं यहाँ पर करा देता हूँ। जैसे विभिन्न परिवहन प्रक्रिया की तुलनात्मक स्थिति, जैसे सरल विसरण है, सुसाध्य विसरण है, सक्रिय परिवहन है। तो उनका तीनों का हमने आपको सुसाध्य विसरण और सरल विसरण में तो कंपैरिजन टेबल के जरिए बताया था। तो एक बार एनसीईआरटी के बेसिस पर हम चीज़ों को समझ लेते हैं। तो कैरेक्टर है तीनों के लिए, विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता। क्या सरल विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय अभिगमन जो होता है उसमें झिल्ली की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो सरल जो विसरण होता है उसमें नहीं, सुसाध्य विसरण में हाँ, क्योंकि वहाँ पर कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तभी चार्ज पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गुजर सकते हैं। एक्टिव में डेफिनेटली हाँ है, क्योंकि वहाँ पर भी लो अप हिल मूवमेंट होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सब्सटेंस को पास आउट कराया जाता है, ले जाया जाता है, तो उसमें कैरियर प्रोटीन का होना ज़रूरी है। फिर है उच्च चयनात्मकता, सिलेक्टिविटी है, तो
सरल विसरण सिर्फ कंसंट्रेशन को देखता है, कोई बहुत ज़्यादा सिलेक्टिविटी नहीं होती है। सुसाध्य विसरण में ओबियसली फैसिलिटेड डिफ्यूजन में सिलेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन पर्टिकुलर मिनरल्स को ही अपने में से गुजरने देती है। एक्टिव में 100% होता है, क्योंकि वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो पार्टिकल है उसी को लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन एटीपी खर्च करने के बाद एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ज़रूरत है। इसमें कहा गया है क्या सेचुरेशन आता है कि नहीं आता। तो सेचुरेशन जो सरल विसरण है उसमें कभी भी नहीं आता, क्योंकि उसमें कैरियर प्रोटीन ही नहीं है, बस कंसंट्रेशन काम करेगा हाई टू लो। मेम्ब्रेन भी हो ना हो ज़रूरी नहीं है सरल में, लेकिन जो सुसाध्य विसरण है उसमें ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है। तो एक कैरियर प्रोटीन की जितनी कैपेबिलिटी होगी, जितनी क्षमता होगी, उतने ही वो पार्टिकल्स को ट्रांसलोकेट करा सकता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, है ना। तो जैसे एक नदी है, भरी हुई नदी है, तो उसमें एक नाव है, नाव की एक क्षमता होती है, उस लिमिट तक ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाया जा सकता है। जैसे नाव इस नदी में काम कर रही है, बोट जो रिवर के अंदर काम कर रही है, ऐसे ही कैरियर प्रोटीन मेम्ब्रेन में काम करती हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह या एक साइड से दूसरी साइड में सब्सटेंस को ट्रांसलोकेट कराते हैं। तो संतृप्तता सुसाध्य विसरण में आएगी, जहाँ कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ सेचुरेशन आएगा, लिमिट तक ही ट्रांसलोकेट कराया जा सकता है। एक्टिव में भी एक लिमिट तक ही मूवमेंट पॉसिबल है। फिर क्या है, अपहिल मूवमेंट किस में पाया जाता है। अपहिल का मतलब होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। याद करो, जहाँ विसरण होगा, विसरण की डेफिनेशन में ही ये बात लिखी है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अपहिल जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ एक्टिव में होगा, लेकिन जो डिफ्यूजन के दोनों टाइप हैं, सिंपल एंड फैसिलिटेट, तो उसमें सिर्फ डाउनहिल मूवमेंट होगा, अपहिल नहीं होगा। ये टेबल में बताया गया है। एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी क्या, तो एटीपी की रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन प्रोसेस में नॉर्मली नहीं होती है, बट एटीपी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सब्सटेंस को ट्रांसलोकेट कराया जा रहा है, नेचुरल प्रोसेस के विपरीत काम किया जा रहा है, तो एटीपी खर्च करनी पड़ती है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, ये तभी हम समझ सकते हैं जब अल्टीमेटली चीज़ों को सबको हम पढ़ लें। जैसे ये टेबल है, ये चार्ट है, ये आपको तभी समझाया जा सकता है जब आप ऑस्मोसिस भी पढ़ चुके हों, डिफ्यूजन भी पढ़ चुके हों, वाटर पोटेंशियल भी पढ़ चुके हों। ये सब चीज़ें जानोगे तो ही आप इसके क्वेश्चन समझ सकते हो। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी स्टडी की है, डायग्रामेटिक की है, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी की है, हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं साथ साथ में, क्लियर। और फाइनल जब थोड़ा सा लेसन एंडिंग की ओर होगा या वाटर एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चंस एक बार करेंगे इससे रिलेटेड, फिर बाकी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं।